जोहार नमस्कार। मैं शंकर पाठक उर्फ पाठक बाबा आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन की इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बिना देर किए हुए आपको दिखाते हैं सबसे पहले खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है योजना। बेहद लाभप्रद है समेकित कृषि प्रणाली। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई करता है मिनी पावर बीडर। राज्य में केंद्र द्वारा चलाई जा रही उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ग्रामीणों को कई प्रकार से सहयोग पहुंचाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित उद्यमिता विकास योजना के तहत हमारे झारखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य, दूध सहकारी समितियां, दूध संघ और प्रगतिशील किसानों को सहयोग दिया जा रहा है। नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इनसे जुड़े सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए गव्य विकास पदाधिकारी और नाबार्ड के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। सामयिक कृषि प्रणाली कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसमें कृषि के तमाम क्षेत्र जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन के साथ खेती बाड़ी को एक सूत्र में बांधकर काम किए जाते हैं, जिसमें लागत तो बहुत कम लगती है और लाभ भी बहुत ज्यादा होता है। सामयिक कृषि प्रणाली के लाभों को और विस्तार से जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली के जो विशेष फायदे हैं आप उनको जरूर अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि आप विभिन्न तरह के फसलों का समायोजन करते हैं। आपके पास वैकल्पिक आय के तकनीकी ज्ञान होने से आप वैकल्पिक आय का उत्पादन करते हैं और इससे आपकी जो ज़मीन है, मिट्टी है, ये भी उर्वरक क्षमता से परिपूर्ण रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको समेकित कृषि प्रणाली के लिए आगे आने की ज़रूरत है। लत्तेदार सब्जियों में कद्दू, करेला, झींगी इत्यादि प्रमुख है। जो किसान भाई कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं वे अच्छी उपज प्राप्ति के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत नामक कद्दू के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करता है कद्दू की पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत किस्में। कद्दू की ये किस्में विशेषकर गर्मा फसल के समय लगाया जाता है। पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत किस्में रोगरोधी होने के साथ ही अच्छी फलन क्षमता वाली होती हैं। इसके फल लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, अर्का, ये 3 वैरायटी जो है हमारे संथाल परगना के लिए बहुत ही सूटेबल है। और ये जो है इसका साइज भी जो है 1 फीट का होता है, 1 से 1.5 फीट का होता है और ये जो है मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। सरसों की खेती हमारे झारखंड में प्रमुखता से लगाई जाती है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनमें अब फूल आने लगे होंगे। ऐसी अवस्था में फसल में माहू और लाही कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इन कीटों से फसल की रक्षा करने के लिए मेटासिस्टॉक्स, रोगर और मिथाइल डिमेटॉन नामक दवा का छिड़काव फसल पर करना चाहिए। परंतु इन दवाओं का प्रयोग हम कैसे, कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। अभी जो है सरसों की खेती सब जगह लहला रही है और उसमें जो है फूल आना भी शुरू हो गए हैं। ऐसे जो है कंडीशन में हम देखते हैं कि जो है एफिड, माहू और जिसको हम लोग लाही कहते हैं, उसका प्रकोप बहुत ही बड़े मात्रा में होता है। और ख़ासकर जब ऐसा वातावरण हो, जब जो है आसमान में बादल छाया हुआ हो, हल्का बूंदा बूंदी हो, तो इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या करें, मेटासिस्टॉक्स, रोगार या मिथाइल डिमेटॉन जो है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से जो है 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। इससे इस जो है एफिड, माहू या लाही पे जो है नियंत्रण पा सकते हैं। छोटे खेत, बगीचों
या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चलित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत, बागीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए यह बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर बीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है जिसे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है। अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कैसे ये अन्य किसानों से बेहतर है। मैं खेती कर रहा हूँ कम से कम 95-90 से लगभग। तो खेती में हमको बहुत सा फायदा भी होता है। तो खेती करके हम अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अभी बीए कर रहा है मेरा बड़ा लड़का, उसका छोटा लड़का अभी मैट्रिक बोर्ड निकला था। उसके प्लस हम लोग के खेती से बहुत तरह तरह के मतलब फसल हम लोग लगाते हैं। जैसे हुआ अभी आलू कोड़ा किए, अभी सब्जी का पूरा टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दू, ये सब के गाछी कर रहे हैं। खीरा का लगाने के भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज पूर्व के सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि हो सकती है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3450 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने मंडी भाव, साथ में मौसम के हालात को भी समझा। इसके बाद आपने कृषि के नई तकनीक से भी रूबरू हुए। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन की इस अंक में फिर से स्वागत है। जोहार पाठक बाबा। अरे जोहार जोहार, कैसे हो तुम लोग? माफ कीजिएगा पाठक बाबा, आज आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गई। रास्ते में कुछ किसान भाई बहन मिल गए थे। वो बोले कि तुम लोग जा ही रहे हो पाठक बाबा के पास, तो हमारे ओर से भी कुछ प्रश्न पूछ लेना। हाँ बिल्कुल भाई, पूछो, संकोच मत करो, हम तो सभी के लिए पाठक बाबा हैं। पाठक बाबा, सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में वो लोग जानकारी चाहते हैं। सब्जियों की संरक्षित खेती कैसी की जाती है, आओ इसकी जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ वीरेंद्र कुमार वर्मा जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमें स्वस्थ बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करती है। अतः जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह सब्जियों की खेती भी बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर हम अगर सब्जियों की खेती करें तो हमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा और उत्पादन भी अधिक मिलता है। इसके लिए किसानों को समय समय पर सलाह दिया जाता है। वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, बीजोपचार का महत्व, मिट्टी जांच की महत्ता, इन्हीं सब बातों का ख्याल रख किसान अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सब्जियों की संरक्षित खेती की बात करें तो सबसे पहले प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी होता है, जिनमें सब्जियों के बिचड़े को स्वस्थ कैसे बनाएं और सही वातावरण बिचड़े को कैसे प्रदान करें। संरक्षित नर्सरी की बात करें तो किसान पॉलीलोटनेल और प्रोट्रे का प्रयोग करें। पॉलीलोटनेल एक सुरंगनुमा पॉलिथीन का कवर जैसा होता है, जिसके अंदर बिचड़े को रखा जाता है। कवर के कारण बाहरी वातावरण से आने वाले कीट से हमारे बिचड़े बच जाते हैं, और जितना तापमान पौधे को मिलना चाहिए उतना ही मिल जाता है। बिचड़े को संरक्षित रखने का दूसरा वैज्ञानिक तरीका प्रोट्रे है। प्रोट्रे में छोटे छोटे पॉकेट बने होते हैं, जिसमें कॉकपिट का प्रयोग होता है। कॉकपिट नारियल के रेशे का बना होता है, जिससे हमारे बीज स्वस्थ रहते हैं। इन पॉकेटों में एक एक बीज को डालकर हम कम समय में ही अपने बीज का अंकुरण सही तरीके से कर लेते हैं तथा खेत में रोपने हेतु तैयार कर लेते हैं। जब हम तैयार बिचड़े को पूरी तरह से उपचारित कर लेते हैं या इसके अलावा वैज्ञानिक विधि को अपनाकर हम अपने सब्जियों को संरक्षित कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख है ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और पॉलिथीन मल्चिंग। ग्रीन हाउस आमतौर पर कृत्रिम रूप से बनाया हुआ घर है, जिसमें कपड़े का प्रयोग होता है और इसमें सालों भर खेती कर सकते हैं। इसमें खेती करने से हम अपने सब्जियों को अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं, जिससे सब्जियों की वृद्धि तेजी से होती है। पॉली हाउस भी पॉलिथीन से बना हुआ घर है। इसके अंदर भी सब्जियों को बाहरी कीट और बहुत सारी बीमारियों से हम बचा लेते हैं। इसके अलावा पॉलिथीन मल्चिंग का प्रयोग भी हमारी सब्जियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसमें गर्मियों में सफेद या सिल्वर कलर का पॉलिथीन तथा जाड़े के मौसम में काले रंग का पॉलिथीन हमारे पौधों को संतुलित तापमान प्रदान करता है, जिससे हमारे पौधों का बढ़वार बहुत तेजी से और हमारी सब्जियां भी स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा हम टपकन विधि अपनाकर पूरे खेत में सिंचाई न करके पौधे को जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी प्रदान करते हैं, जिससे हम पानी की भी बचत करते हैं। पॉलिथीन मल्चिंग, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों के उत्पादन में सबसे पहले तो हम अपने पौधों को कीड़ों के प्रकोप से बचाते हैं तथा इसमें निकाय गुड़ाई करना भी बहुत आसान होता है। अतः इन्हीं सब बातों का ख्याल रखकर किसान अपने फसलों से ज्यादा उत्पादन लेकर लाभ कमा सकते हैं। मौसम हमारा इतना तेजी से बदल रहा है कि हमारे वातावरण में सब्जियों की खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और कौन सी फसल की खेती कर रहे हैं उसके लिए अनुकूल वातावरण बना करके सब्जियों की खेती करना ही संरक्षित खेती कहलाता है। और संरक्षित खेती को करने से पहले हमको संरक्षित पौध उत्पादन यानी कि संरक्षित नर्सरी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम संरक्षित नर्सरी के लिए हम पॉलीटनल, लो टनल और प्रोट्रे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पहले पौध अगर अच्छी से तैयार कर लेते हैं, यानी संरक्षित तौर तरीके को अपना करके हम अगर अपने पौधे को तैयार करते हैं, तो हमारी जो सब्जियों की खेती होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से और अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली होगी। हमारे यहाँ ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और पॉलीथीन मल्चिंग, लो टनल जिसको की हाइट लगभग 8 फीट की हो, उसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं। तो बात आती है कि कौन से किसान
किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है पॉली मल्चिंग। तो इस पॉलीथीन का यूज़ भी हम जैसे गर्मियों के दिनों में और जाड़ों के दिनों में दो प्रकार से करते हैं, और इनका कलर भी दो प्रकार का होता है। जैसे गर्मी के दिनों में हम सिल्वर कलर यानी सफ़ेद कलर के पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, और जाड़ों के दिनों में हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको जाड़े के दिनों में फसलों की संरक्षित खेती करनी है तो हम ब्लैक कलर के पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे, और उसको ज़मीन पे बिछा करके उसमें हम जो पौधा तैयार किए हैं उसको हम ट्रांसप्लांट करके संरक्षित खेती कर सकते हैं। और जैसे ग्रीन हाउस और पॉली हाउस की बात आती है तो हमारे यहाँ जैसे कि ग्रीन हाउस का मतलब है जैसे ग्रीन कलर का एक कॉटन आता है, उससे एक ग्रीन हाउस तैयार किया जाता है, और उसमें सब्जियों के पौधों को लगा करके उसके अंदर का जो वातावरण है वो उस सब्ज़ी के उत्पादन के लिए कौन सा वातावरण चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना नमी चाहिए, उन सबको तैयार करके हम उन सब्जियों की खेती करते हैं। बीरेन जी, यहाँ भी आपने उल्लेख किया कि शीत के मौसम में हम ब्लैक कलर का मल्चिंग या पॉलीथीन का यूज़ करते हैं और गर्मियों में सिल्वर कलर का, तो इससे क्या लाभ होता है और इसका प्रयोग कितना हद तक हमारे किसान भाइयों को मिलता है? तो जैसे हमने बात किया कि गर्मियों के दिनों में वाइट कलर या सिल्वर कलर और जाड़े के दिनों में ब्लैक कलर। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम जाड़े के दिनों में अगर ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं तो हमको सूर्य की जो रोशनी वो तेज़ी से लगती है और हमारे शरीर को ज़्यादा हीट करती है। और उसी प्रकार हम अगर गर्मियों में अगर वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं तो हमको गर्मी कम महसूस होती है। तो उसी प्रकार पौधों को भी जाड़े के दिनों में जो उनका टेम्परेचर है उनको बनाए रखने के लिए हम काले कलर का पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, जिससे उनके जड़ों को जो अनुकूल टेम्परेचर चाहिए वो तापमान हम पौधे को देते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और विकास तेज़ी से होती है और हमको उत्पादन ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ इसमें हम ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर की जो नमी है वो हमेशा बरकरार रहती है। और पॉलीथीन मल्चिंग से यहाँ पर जो वीड का प्रकोप होता है फसलों पर वो बहुत ही कम होता है, और उसमें उसकी निकौनी के लिए जो हम लेबर लगाते हैं उस पर जो कास्ट आता है वो नहीं के बराबर होता है, जिससे उत्पादन में लाभ हमको ज़्यादा होता है। बीरेन जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सब्जियों की संरक्षित खेती से उन्हें क्या लाभ मिलती है, कितना मुनाफा वो ले सकते हैं? अगर हम बात करें कि मुनाफे की संरक्षित खेती से कितना मुनाफा होता है, तो संरक्षित खेती करने से किसानों को बहुत ज़्यादा ही लाभ होगा। और जैसे कि बात करें हम पॉलीथीन मल्चिंग की अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हम पॉलीथीन मल्चिंग लगा करके अगर हम किसी भी क्रॉप या फसल की सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें निकाई गुड़ाई एक बार ही की जाती है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम पॉलीथीन बिछाते हैं उसी समय, उसके बाद में हमको निकाई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें वीड लगने की कोई संभावना नहीं होती है। और उसमें जो वीड जब नहीं लगेगा तो हम उसमें खरपतवार का प्रबंधन नहीं करेंगे, जिससे हमको जो दवा और लेबर का कास्ट आएगा वो हमको बच जाएगा। और दूसरी बात, हमको जब हम सिंचाई करते हैं, अगर हम पॉलीथीन मल्चिंग नहीं किए हैं तो पूरे प्लॉट में हम पानी भरते हैं, और अगर हम पॉलीथीन मल्चिंग करते हैं तो उसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम उसमें पानी देते हैं, जिससे हमारे पूरे फसल खेत में पानी न लग करके जितनी हमको रिक्वायरमेंट है जिस पौधे को उतना ही पानी उस पौधे को मिलता है। तो हमारा जो पानी का खर्च है वो भी बचेगा और हमारा लेबर कास्ट भी बचेगा। तो अगर हम पॉलीथीन मल्चिंग करते हैं तो ज़्यादा संरक्षित खेती में तो हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो देखा किसान भाइयों, बीरेंद्र जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। बीरेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। आप देखिए ये संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है, तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। तो मिल गई ना जानकारी, सब्जियों की संरक्षित खेती कैसे करें। हाँ पाठक बाबा, और आज ही हम जाके अपने किसान भाइयों को इसकी जानकारी दिलाएंगे। और पाठक बाबा, वो लोग और भी कुछ पूछना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पौधे नर्सरी खेती के बारे में जानना चाहते हैं। अरे भाई, हमारे किसान भाई बहनों की तो जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। ये तो शुभ संकेत है। ये तो है पाठक बाबा। तो आओ
बिना देर किए हुए इसकी जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ चंचला कुमारी जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं की एक वैज्ञानिक श्रीमती चंचला कुमारी जी। ये हमें जानकारी देंगी कि पौधों के तैयारी जो नर्सरी में जो हम तैयार करते हैं उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं और उससे क्या क्या लाभ होते हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। मैडम, पौध नर्सरी तैयार करने की कौन कौन सी विधियां ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। पौध नर्सरी मतलब किसी भी फसल का उत्पादन से पहले जो है हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी यानी कि पहले ही बीज लगा के हम अलग से एक नर्सरी तैयार कर उसके बाद हम उसको ट्रांसप्लांट यानी कि दूसरी जगह लगाते हैं। तो पौध नर्सरी तैयार करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। पहले तो ये जो किसान भाई शुरुआती तौर से करते आ रहे हैं वो है ज़मीन पे बेड बना के, यानी कि और सब जो ज़मीन है उस ज़मीन से थोड़ी सी ज़मीन की ऊंचाई रखकर और उस पे वो बीज लगाते हैं। और बीज लगाने के बाद जो 20 से 25 दिन का जो समय लगता है नर्सरी तैयार होने में, उसके बाद उसको हम अपना खेत तैयार करके वहाँ पे लगाते हैं। इसी के तहत जो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक के तहत बहुत सारी विधियां आई हैं। जैसे कि एक हम जानते हैं कि प्रो ट्रे, यानी कि ये है प्रो ट्रे, ये ऐसी विधि है जिसमें किसान भाई किसी भी सब्जी का, चाहे वो लत्तर वाली सब्जी हो, चाहे आपकी बैगन हो, टमाटर हो, ये सब की जो नर्सरी पहले ही तैयार कर लेते हैं और इसके लिए हमको स्पेसिफिक एक जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस ट्रे में लगाने के बाद उस ट्रे को हम कहीं भी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो, खुला वातावरण हो, या फिर रात में अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उसको उठा के हम किसी भी शेड में जगह में या छायादार जगह में भी रख सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं ये चलता फिरता नर्सरी है जिसको कि किसान भाई लगाते हैं और उन किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है जिनका कि जो इंतज़ार करते हैं कि मेरा खेत खाली होगा तब हम नर्सरी बनाएंगे, तब हम उसको वहाँ पे नर्सरी को फिर ट्रांसप्लांट करेंगे। उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि ये नर्सरी तैयार होने क्योंकि बीज का जो समय होता है 20 से 25 दिन या 1 महीने का जो समय होता है वो किसान भाई का समय जो यहाँ पे उचित रूप से बच जाता है और जिसका फ़ायदा वो अगैती फसल के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि जो समय नर्सरी बनाने के लिए खेत का इंतज़ार करेंगे उसकी तैयारी जो है हम प्रो ट्रे में कर लेते हैं। उसी के तहत एक और विधि आती है जिसको बोलते हैं लो टनल या पॉली टनल। इसमें क्या है, वातावरण जैसा अभी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है तो वातावरण को हम उचित मात्रा में ये टेम्परेचर को मेंटेन करके उसके अंदर जो है नर्सरी तैयार करते हैं। इसमें भी क्या है, बेड बनाने की विधि है। हम बेड बनाते हैं और जो ये नर्सरी जहाँ पे हम लो टनल या पॉली टनल बना रहे हैं उसकी जो है ऊंचाई और जगह की जगह से थोड़ी सी ऊंची होती है ताकि अगर पानी हम दे रहे हैं तो पानी की निकासी आसानी से हो जाए और पानी की निकासी के साथ साथ हम उसका रख रखाव जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके तहत हम एक विधि और एक जानकारी यहाँ पे किसान भाइयों को और देना चाहेंगे कि जब भी वो नर्सरी बनाए, नर्सरी बनाते समय 3-4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला तो ये कि किस मौसम के लिए वो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इस मौसम का ध्यान रखें। उसमें क्या है, नए बीज का चुनाव करें। दूसरा, जब बीज का चुनाव करते हैं उस समय क्या है, बीज नर्सरी तैयार करने से पहले बीजोपचार करें। बीजोपचार करने के लिए किसान भाई यहाँ पे बताना चाहूँगी कि प्रति केजी 2 से 3 ग्राम बेविस्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीजोपचार करने के बाद क्या है, नर्सरी में जो कीड़े लग जाते हैं, ये नर्सरी से जो बीज से जो ट्रांसफ़र होते हैं कीड़े मकोड़े, वो यहाँ पे रुक जाता है। और बीजोपचार करने के लिए अगर आपकी बीज सूखी हुई है, उस पर बीज बेविस्टिन क्योंकि एक डस्ट है, एक पाउडर है, उसमें सीधे नहीं मिलता है, तो बीज की मात्रा लेकर उस पर बेविस्टिन की मात्रा डाल के हल्के पानी का छिड़काव कर उसको हाथ से मिला लीजिए और किसी भी छायादार जगह में उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उस बीज का वहाँ पे नर्सरी के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ का मिश्रण डालें जिससे वो ज़्यादा पौधा मजबूत होगा और जब उसको लगाएं तो खेतों में तो किन किन सावधानियाँ की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। क्योंकि जब हम प्रो ट्रे में लगाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि हम उपजाऊ मिट्टी लें। प्लस उसमें क्या है कि उपजाऊ मिट्टी लेते हैं तो अगर हम 1 केजी, मैं यहाँ किसान भाई को मात्रा बता देती हूँ, अगर 1 केजी मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें ½ केजी यानी कि 1 ले रहे हैं तो उसका आधा बालू, और दोनों को मिला के जो मेरा क्वांटिटी बन रहा है, जो मेरा सामग्री बन रहा है, उसके आधा हम वर्मी कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट, या अगर जिनके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो, केचुआ खाद ना हो, किसान भाई 2 साल पुरानी जो है वो गोबर का खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको क्या बराबर मात्रा में मिला के चूरा बना लेते हैं और उसको 2 mm की चलनी से चाल कर एकदम भुरभुरा तैयार कर ट्रे में हम
भर लेते हैं। उसके बाद क्या, ट्रे में भरने का प्रत्येक, क्योंकि प्रो ट्रे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो खाना बना हुआ, जैसे अंडा रखने के लिए जो टोकरी आती है, जो खोली आती है, उसी की तरह होता है। हर खोली में हम बराबर मात्रा में उस मिक्सचर को भर लेते हैं। भरने के बाद उपचारित बीज जो है, एक एक खाने में एक एक बीज को हम डालते जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसका पटावन करके हम उसको जहाँ पे धूप आ रही हो, रोशनी आ रहा है, वहाँ पे हम उसको रखते हैं। जी, जब वो नर्सरी तैयार हो जाए, वो नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, पौधा तैयार हो जाता है, तो उस वक्त उसको कैसे निकालें और खेतों में किस तरीके से रोपण करें जिससे हमारा जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। अब जब हमारा नर्सरी तैयार है, उसके बाद करते हैं हम खेत की तैयारी कर लेते हैं, जहाँ पे मुझे ये लगाना है। अगर और जो हम ट्रेडिशनल जगह से, ये हम किसानी जो अपने पहले ही नर्सरी तैयार करते, उस विधि में क्या होता है, एक पौध निकल के आता है। और प्रो ट्रे के साथ फ़ायदा ये है कि पूरी जो एक पौधा जो है वो पूरे मिट्टी के साथ अपना पोषण लिए हुए आता है साथ में। तो जहाँ पे हम लगाते हैं तो उसका खाना उचित मात्रा में उसके पास है, ताकि वो 1-2 दिन जो उसको वहाँ पे समय को लगने में या वहाँ पे स्थिर होने में जो समय का लगता है, पौधे को जो समय लगना होता है, उसमें उनके अपना भोजन स्वयं होता है। तो क्या है, उसको उस मौसम में जिंदा रहने के लिए उचित होता है। अब पोट्रे की बात आ गई। अब बात आती है कि जो खेत में जो हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं, जो बेड तैयार करते हैं, उनमें मतलब तैयार करते समय किन किन सावधानियों को बरतें, कौन कौन सा उर्वरकों का प्रयोग करें और किस तरीके से लगाएं जिससे कि दूसरे खेतों में लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। नर्सरी तैयार किसान भाई इसीलिए भी करते हैं क्योंकि नर्सरी जब तक आपका स्वस्थ नहीं होगा, रोग नहीं रहित नहीं होगा, हमारा फसल जो है वो रोग रहित नहीं हो पाएगा। तो नर्सरी जो तैयार करने के लिए जो मैंने पहले आपको बताया है कि पहले बीज का चुनाव करें, बीजोपचार करें, फिर बीजोपचार करने के बाद जो हम पौध नर्सरी तैयार करते हैं उसमें जो हम मिट्टी का चुनाव कर रहे हैं वो उपजाऊ मिट्टी हो। उसमें हम लगाते समय जो फर्टिलाइज़र खाद डालते हैं वो अगर हम वहाँ पे ले रहे हैं तो वहाँ पे हम खाद का प्रयोग करें, या खाद नहीं किसान कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ उचित होता है कि जो हमारे पास गोबर की खाद होती है उसका इस्तेमाल आप नर्सरी में कीजिए, ताकि इसका जो नर्सरी है वो स्वस्थ होगा। जब वो स्वस्थ होगा तो हमारा फसल स्वस्थ होगा, जब फसल स्वस्थ होगा तो किसान को इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिल पाएगा। तो मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो कैसी लगी ये जानकारी? बहुत बढ़िया पाठक बाबा। इस जानकारी से हमारे किसान भाई बहन फूले न समाएंगे। हाँ, तो किसान भाइयों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम अपने कुशल विशेषज्ञों के द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर दिलवाएंगे। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको हमें पत्र लिखना होगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।